बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज की हमारी जो वीडियो है उसका अनुमान है फेस्टुला, बगंदर, एनल फिशर या जिसको हम जो बवासीरी फोड़ा कहते हैं। ये एक बड़ा अहम टॉपिक है इस हवाले से कि ये अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको 23 मई को आलमी दिन के तौर पर मनाया। उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर इसके लाखों मरीज हैं, उनमें से बहुत सारे मरीज तो ऐसे हैं जो शर्मिंदगी की वजह से अपना ये चीज़ जो है ना इसका इजहार नहीं करते हैं कि मुझे ये मर्ज है, जिसकी वजह से ये मर्ज बढ़ता चला जाता है। तो नाजरीन, असल चीज़ ये है कि फेस्टुला क्या चीज़ है, बगंदर जिसको हम कहते हैं, या जड़ों वाला फोड़ा जो है वो मकद में या पखाने वाली जगह में, वो क्या चीज़ है, या फिशर हम किसको कहते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल से आपसे बात करते हैं कि ये जो एनल फेस्टुला या एनोरेक्टम फेस्टुला जो है वो क्या चीज़ है। असल में मकद के अंदर, एनस के अंदर जो है वो या उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे हमारे ग्लैंड या गदूद होते हैं जो वहाँ पे रतूबत को फराज करते हैं, वहाँ पे जिस्म के अंदर जो है उसको खारिज करते हैं, जिसकी वजह से रेक्टम है जिसके अंदर से पखाना खारिज होता है वो नमदार रहती है, उसमें नमी मौजूद रहती है, जिसकी वजह से पखाना आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होकर नीचे आता है। अगर वो गदूद ये काम ना करें तो इस कदर वहाँ पे हार्डनेस हो कि वो हमारे जो एनस है वो भी और वो हमारा जो कैनाल है जो रेक्टम की वो जख्मी हो जाए पखाना खारिज करते हुए। तो इसके लिए जो है वो ये जो गदूद हैं वो काम करते हैं, वो अपनी रतूबत खारिज करते रहते हैं। जब इन गदूदों में से किसी गदूद के अंदर कोई बगाड़ पैदा हो जाता है, कोई खराबी पैदा हो जाती है, तो उसके बाद वो अपना काम छोड़ देता है और उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। जब इन्फेक्शन पैदा हो जाती है तो वहां पे फिर एक आंवला या फोड़ा या फुंसी या कोई इस तरह की चीज बन जाती है। जब ये चीज बनती है तो ये अगर अंदर हो, जिसको हमें बाहर जिस्म के बाहर नजर नहीं आ रही है, तो वो उसकी वजह से पखाने के साथ पीप आती है, पखाने के साथ खून आता है और बाज़ दफा अंदर पखाने वाली जगह में अंदर कहीं दर्द भी महसूस होता है और बैठना मुहाल होता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, अक्सर पखाना ना भी आया हुआ हो तो उसके बगैर भी खून या पीप जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर यही फोड़ा बाहर हो तो बाज़ दफ़ा यह है कि वो भर जाता है और वो खारिज होता है, जिसकी वजह से उसमें से पीप खारिज होती है। फिर यह है कि उसमें से खून खारिज होता है, फिर उस पर स्वेलिंग आ जाती है, सुर्खी आती है, दर्द होता है और स्वेलिंग की वजह से, सुर्खी की वजह से और पस की वजह से जो है वो बुखार हो जाता है, जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है और इंसान जो है वो अपने आप को निढाल सा महसूस करता है। यह है वो फेस्टुला, बगंदर, एनल फिशर, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। नाजरीन, ये जो बाहर हमें नजर आता है वो बाज़ दफ़ा तो ये है कि जब भर जाता है तो उसके वक्त खारिज होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसका चूंकि वो जड़ें ऊपर तक होती हैं, वो पूरी नाली होती है, पूरी कैनाल होती है, उसकी जड़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पीछे वो भरता रहता है मवाद और आगे उसका मुंह बंद होता है और किसी वक्त वो खारिज हो जाता है। और बाज़ दफ़ा यह है कि बाहर से भी मुंह खुला रहता है और वो हर वक्त खारिज होता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत पेनफुल होता है। बाज़ दफ़ा ये बड़ा फोड़े की सूरत में होता है, बाज़ दफ़ा ये है कि एक ही छोटी सी फिंसी सी होती है, लेकिन वो उसको आप लाइट ना लें, वो अकेली फुंसी नहीं है। अगर वो फेस्टुला है या वो जिसको हम बगंदर कहते हैं वो है, तो वो बाहर छोटी सी फिंसी नजर आने वाली के पीछे बहुत सारी जड़ें हैं और उन जड़ों की वजह से यह है कि वो मुसलसल बहता रहता है। बेशक छोटी फिंसी हो तो उसके अंदर से भी मवाद बहता रहता है, या अगर वो 2-3 फिंसियां भी बन सकती हैं, वो 2-3 हो तो फिर भी वो बहती रहती हैं। तो ये वो जो
एनल फिशर है, इसको आमतौर पर लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो इसको कोई कहता है कि जी ये बादी बवासीर है, कोई कहता है जी ये मोकों वाली बवासीर है, कोई कहता है ये खूनी बवासीर है। दर हकीकत बवासीर जिसको हम हेमोरहाइड कहते हैं या पाइल्स कहते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो टोटली इससे मुख्तलिफ है। फेस्टुला या जो फिशर है ये एक अलग चीज़ है, या जिसको हम बगंदर कहते हैं ये अलग चीज़ है। इसका बिल्कुल टोटली हमारा अलग इलाज है। जो चीज़ें हम पाइल्स में या बवासीर में पेशेंट को देते हैं खाने के लिए, या जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो इससे मुख्तलिफ होती हैं। जो हम फिशर के लिए और बगंदर के लिए अलग मेडिसिन है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फिशर के असबाब क्या हैं और इसके लिए एहतियातें क्या हैं, इसका डायग्नोज कैसे किया जाता है और डायग्नोज करने के बाद इसका इलाज क्या होता है, इलाज कितना लंबा होता है और क्या इसका ऑपरेशन के बगैर इलाज मुमकिन है। ये मैं आगाज में आपको बता दूं कि जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हजरात हैं वो इसका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही बताते हैं। और ऑपरेशन जो है इसका बहुत कम लोगों में कामयाब होता है। जितने लोग भी मेरे पास पेशेंट आए ऑपरेशन करवाने के बाद भी, तो हमने उसका जब होम्योपैथिक इलाज किया है तो हमने उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस पूछी हैं कि क्या हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि पहली बात तो यह है कि हवा पे कंट्रोल नहीं रहता, कि हमारी जो री है गंदी हवा है वो खुद खारिज हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। और दूसरा यह है कि हमारा पखाने पर कंट्रोल नहीं रहता, हमारा मकद के ऊपर जो है वो कंट्रोल कम हो जाता है, पता नहीं चलता है कि उसमें से क्या खारिज हो रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि हवा खारिज होगी तो वो पखाना खारिज हो जाता है। इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें पैदा हो जाती हैं। दूसरा यह है कि ऑपरेशन के बाद दोबारा दूसरी जगह पर भी उस तरह की कोई चीज़ बन जाती है। असल में यह है कि जब तक हम किसी चीज़ की रूट काज के ऊपर ना चले जाएं, उसकी जड़ों से उसको ख़त्म करने का हम कोशिश ना करें, तो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी फोड़े के ऊपर मरहम लगा देने से या किसी फोड़े को या ट्यूमर को ऑपरेट करके निकाल देने से उसका हल नहीं होता है। बात तो यह है कि वो ट्यूमर क्यों बना, वो फोड़ा क्यों बना, या वो जो फिशर है, फेस्टुला है, बगंदर है, वो क्यों पैदा हुआ, उस क्यों का इलाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो होम्योपैथी अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से यह है कि ना सिर्फ यह है कि वो जो ज़ाहिरा साइंस हैं या सिम्टम्स हैं सिर्फ उन्हीं का इलाज नहीं करती है, बल्कि उसके काज का इलाज भी करती है, जिससे मरीज जो है वो मुकम्मल शिफायाब हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम होम्योपैथी में इसका क्या इलाज करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे बगंदर होता है उसकी वजह से पेशेंट जो है उसमें आमतौर पर इसकी वजह ये होती है कि या तो आतशिक होता है उसके जिस्म में, या सुजाक होता है उसमें, या उसके टीबी की हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से ये बनता है, या बाज बच्चियों की जब जल्दी शादी कर दी जाती है तो उसके बाद भी ये आमतौर पर बार बार जो है वो डिलीवरी होने से हो जाता है। माल प्रैक्टिस से मुख्तलिफ जो हमारी जो एलोपैथिक की या होम्योपैथिक की या हिकमत की कोई भी दवाइयाँ जो है वो बेतहाशा बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर किसी कंसल्टेंट के रूटीन में खाते रहने से भी ये प्रॉब्लम होता है। और मुरगन ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाएँ जो है वो खाने से, पानी कम पीने से भी ये मसला बनता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह जो बनती है इसके लिए, जो सर्जरियन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है औरतों में डिलीवरी के लिए, तो उसके बाद भी ये फेस्टुला बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे अफराद जो ज़्यादा फूम वाली सीट पर ज़्यादा देर बैठकर काम करते हैं या वो ड्राइविंग करते हैं, आमतौर पर हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं उनको भी इसकी प्रॉब्लम अक्सर ज़्यादा हो जाती है। फिर ये जो है फिजी ड्रिंक्स हैं, ये पीने से भी हमारे जो है वो फेस्टुला या बगंदर जो है वो बन जाने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा शराब नोशी है और नशा कोई भी है, इवन ख़ास तौर पर जो अफ्यूम का नशा है वो तो बहुत जल्द जो है ना ये बगंदर बनाता है, क्योंकि रेक्टम जो है वो तंग हो जाता है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उस जगह पर किसी की चोट का आ जाना, उसकी वजह से भी बगंदर या फेस्टुला बन जाता है।
बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रेक्टम जो है वो तंग होती है पैदाइशी तौर पर, उसकी वजह से भी ये फेस्टुला बन सकता है। तो डायग्नोज के लिए हम क्या करेंगे कि हम किस तरीके से ये देखें कि ये क्या फेस्टुला है या कोई आम फोड़ा है या ये बवासीर है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो फेस्टुला है उसका तल्लक तो वो पूरे उस गदूद के साथ होता है, उसकी पूरी जड़ें होती हैं। उसको बाज़ दफ़ा तो फिजिकली हाथ से जो है ना वो चेक करने से भी मालूम हो जाता है कि इसके पीछे जड़ें मौजूद हैं, और बाज़ दफ़ा यह है कि उसका पूरा फिजिकली एग्जामिन करने से ये पता चलता है कि ये फेस्टुला है या ये बवासीर है। और अगली चीज़ ये होती है कि अगर ये दोनों चीज़ें ही पेशेंट भी विलिंग ना हो चेकअप के लिए, तो फिर ये MRI के ज़रिए से ये पता चलता है कि इसका तल्लक आगे कहाँ तक है, ये इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है। तो MRI के बाद जो है हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि ये फेस्टुला है या ये बगंदर है या ये बाहरी आम सा कोई फोड़ा है या ये है कि ये हेमोरॉइड है या पाइल्स है, जो भी चीज़ हो उसकी वजाहत हो जाती है। अब आते हैं हम कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। इसके लिए तो वही है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो काज हैं, उन काजेस को अगर दूर कर दिया जाए तो अल्लाह के फजल से जो है वो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। पहले यह है कि हम गोश्त कम खाएं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाएं और सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। छिलका ये सब गोल जो है उसको हम अपना मामूल बनाएं कि रोज़ाना खाने के बाद जो है 2 चम्मच जो है वो हमने मुंह में रखकर जो है ना 1 चम्मच और उसके ऊपर से पानी पी लेना है, फिर दूसरा चम्मच रखा छिलके का और फिर पानी पी लिया। हर खाने के बाद हम ये अपना मामूल बनाकर इससे बच सकते हैं। फिर ये जो हमारी फास्ट फूड है इसका बाइकाट किया जाए, इसको ना खाएं। हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। हम पानी ज़्यादा पिएं। पानी जो है वो वहाँ पे वो नमी पैदा करता है, तो हमारे वो जो गदूद हैं उनको जो रतूबत वो खारिज करते हैं उसमें रुकावट पैदा नहीं होती है, जिसकी वजह से फेस्टुला के चांसेस कम होते हैं। और अपनी लाइफ को जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं कि हर वक्त ज़्यादा देर तक बैठे रहना, ज़्यादा देर तक सोच उपचार में रहना। इन चीज़ों से हम बचें तो फेस्टुले से बचा जा सकता है। रही बात किसी को पैदाइशी है ये मसला, या किसी ने ऑपरेशन करवा लिया फेस्टुले का, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं, या किसी और ऑपरेशन की वजह से फेस्टुला बन गया है, आपने बवासीर का ऑपरेशन करवाया तो उसके बाद फेस्टुला जो है ना वो बन गया है। और इसके अलावा ये है कि डिलीवरी के बाद फीमेल में अगर फेस्टुला पैदा हो गया है, तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनके लिए ये है कि इसकी ज़ाहिर है कि होम्योपैथी मेडिसिन ली जाएगी, और जब हम होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं हम कि होम्योपैथी में मेडिसिन कौन सी हैं जो ये काम कर सकती हैं। मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि अल्लाह के फजल से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फेस्टुला ख़त्म ना हो। ये एनल फिशर हो, फेस्टुला हो, बगंदर हो, नसूर हो, जड़ों वाला फोड़ा क्यों ना हो, और जिसको दूसरे डॉक्टर हजरात जो हैं उन्होंने जवाब दे दिया हो कि ये ठीक नहीं हो सकता है, अल्लाह के फजल से होम्योपैथी से क्योर हो जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें वो सिम्टम्स लेने चाहिए। मसलन अगर सिम्टम्स के मुताबिक हमारी मेडिसिन सलेशिया बनती है तो सलेशिया में पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से सिम्टम्स हैं। सलेशिया में यह है कि वो बदबूदार पखाना होगा। फिर इसके अलावा यह है कि पखाना अंदर जमा रहेगा और एनस जो है वो सुकड़ी रहेगी, रेक्टम सुकड़ा रहेगा, जिसकी वजह से पखाना कोलोन में जमा रहने की वजह से पखाने का वो सुदा बन जाएगा, उसका डाया जो है वो बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा उसको मैकेनिकली बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब इस तरह की कैफियत हो तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो हमारी सलेशिया मेडिसिन होगी। और अगर बगंदर इंतहाई पेनफुल है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो खराज हो रहा है, तो खून का, पीप का, तो फिर एसिड नाइट्रिक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छी इस हवाले से मेडिसिन है। मुझे एक बात और याद आई कि इसका काज बाज़ दफ़ा जो है किसी बाल के उखड़ जाना भी होता है।
उस जगह से बाल उखड़ जाता है तो उसके नीचे जो है वो पहले तो एक छोटी सी फुंसी बनती है, वही इन्फेक्शन जो है वो बाज़ दफ़ा हमारे ग्लैंड्स में चली जाती है और वो भी बगंदर बन सकती है। अब ऐसी सूरत में जब इस तरह का मसला हो तो उस वक्त हम अगर आगाज में ही हैपरसल्फ 1 ml में एक आध डोज भी दे दें तो वो फुंसी वहां पे मौके पे खत्म हो जाए तो ये इतनी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा नहीं होती हैं। और इसको हम मियाज़मेटिकली भी देखते हैं कि अगर वो आतशिफ्ट या सुजाक की वजह से इस तरह का मसला हो रहा है तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें मियाज़मेटिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पास जो है वो थूजा भी हो सकती है, फिर यह है कि सफलीनियम भी मेडिसिन इसके लिए हो सकती है। इस तरह की जो मेडिसिन हैं वो भी आगाज में दी जा सकती हैं। इसके अलावा इलाज के दौरान में हमें बतौर अमल अंगेज कोई मेडिसिन भी देने की जरूरत पड़ सकती है, जिसको हम नक्सवमिका जैसे दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं इलाज के दौरान ही। और इसका इलाज बाज़ दफ़ा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लंबा भी हो सकता है। मैं आपको इस हवाले से चंद मेन मेडिसिन जो बता देता हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो सिर्फ होम्योपैथिक के शायकीन, होम्योपैथिक की जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए, या होम्योपैथिक के तलबा जो इसको सीख रहे हैं, ये उनके लिए ही मुफीद है। क्योंकि आम जो पेशेंट है जिसको ये मर्ज है उसको तो ये चाहिए कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करे, क्योंकि जब तक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन ना दी जाए उस वक्त तक इसका इलाज मुमकिन नहीं। और सेल्फ मेडिकेशन में ये आप किसी तौर पर भी फैसला नहीं कर सकते कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम है। जाहिर है इस चीज का माहिर ही ये बताएगा कि आपके सिम्टम से ये मेडिसिन मैच कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए ये है, हमारे पास हाइड्रास्टस है मदर नेचर में, ये फेस्टुला का बड़ा अच्छा इलाज है। इसके अलावा बर्बेरस है जिसको हम आमतौर पर गुर्दे की पथरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये फेस्टुला का भी बेहतरीन इलाज है। ग्रेफाइट्स है, ग्रेफाइट्स जो है वो बहुत अच्छा इलाज है इसका। कलकेरिया फ्लोर है वो बहुत अच्छा इलाज है, और एसिड फ्लोर है वो बहुत अच्छा इलाज है इसका फेस्टुला का, बगंदर का। और अगर इन्फेक्शन हुआ है वहां पे तो एक्नेशिया बहुत अच्छा इलाज है। लोकल एप्लीकेशन के लिए हम कैलेंडुला जो है उसको लोशन बनाकर यूज कर सकते हैं। गर्ज ये है कि होम्योपैथी में तकरीबन 65 मेडिसिन हैं जो हम फेस्टुला के लिए, एनल फिशर के लिए, या जिसको हम बगंदर कहते हैं उसके लिए, यानी जिसको हम जड़ों वाला फोड़ा कहते हैं, या बवासीरी फोड़ा जिसको कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर ने ये देखना है कि अगर कोई ऐसा फर्द है जिसके अंदर पहले डायबिटिक पेशेंट है, उसको पहले शुगर भी है, तो उसको अगर उसका इलाज करना है तो जाहिर है उसको इस हवाले से भी सोचना पड़ेगा कि जाहिर है शुगर का तो कहीं भी फोड़ा हो तो वो आराम से ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कोई ऐसी मेडिसिन भी देनी पड़ेगी कि जिससे साथ साथ शुगर भी कंट्रोल रहे, ताकि वो फोड़ा अच्छे तरीके से क्योर हो सके। तो इसके लिए यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर से ही इस बारे में मशवरा करना जरूरी है। 65 की 65 मेडिसिन भी अगर किसी एक कॉम्बिनेशन में डालकर और उसके ड्रॉप्स आप पीना शुरू कर दें तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं कि उससे आराम नहीं आएगा। आराम तब भी आएगा बेशक एक सिंगल डोज भी आपको दे दी जाए, तो अगर वो आपके मुआफिक है तो उससे वो आराम आ जाएगा। मसलन अगर फैमिली में टीबी हिस्ट्री है तो ज़ाहिर हम इलाज ट्यूबरकुलोनियम से करेंगे। अगर कोई स्किन की टीबी, स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ ये फेस्टुला है तो उसके लिए हम बेसिलिनियम से इलाज शुरू करेंगे। अगर बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन और दूसरी जो तरीका इलाज की अद्वियात, कोई हिकमत की अद्वियात, वो इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं तो जाहिर है हम इसका इलाज जो है वो सल्फर से शुरू करेंगे। यानी हमें सिम्टम्स लेने, साइंस लेने, चेकअप करने, डायग्नोज करने में टाइम तो लग सकता है, लेकिन उसके बाद इसका इलाज जो है वो 100% यकीनी होता है। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये एक आखिर पे अर्ज करना चाहूंगा कि आपने ये मेरी वीडियो सुनी है, आपको यकीनन बहुत सारा अच्छा नॉलेज इसके बारे में हासिल हुआ है कि बगंदर क्या चीज़ है, फेस्टुला क्या चीज़ है और फिशर क्या चीज़ है, बल्कि बवासीर की भी कितनी अकसाम है वो भी सारा पता चला है। और इसके लिए हमें एहतियातें क्या करनी है, इसके असबाब क्या हैं और फेस्टुला से बचा कैसे जा सकता है। ज़ाहिर है ये जितनी मुफीद चीज़ें हैं जो आपको इल्म में आई हैं, आपको ये चाहिए कि आप ये लोगों को भी बताएं। लोगों को बताने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें,
इसको लाइक करें। इसके अलावा यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो है आपको ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमारी वीडियोस जो है वो बर वक्त मिलती रहें, आपके नॉलेज में इस हवाले से इजाफा हो और आप अपने सेहत की हिफाजत कर सकें। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया पर भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और आखिरत में भी आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।